हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। एचपी में जो पीजीटी का एग्ज़ाम हो रहा है 2024 में, तो जो भी लोग एचपी पीजीटी 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप क्या है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इससे पहले मैं क्या है एचपी पीजीटी 2020 का क्वेश्चन पेपर और एचपी पीजीटी 2010 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर चुका हूं, और इसके साथ साथ मैं चंडीगढ़ पीजीटी और बिहार पीजीटी का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर चुका हूं। तो जिसका लिंक क्या है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वहाँ पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें जितने भी मैंने पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं वो आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको क्या है बहुत ही हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है संप्रभुता सॉवरेनिटी के विविध सिद्धांत की सार्वत्रिक स्पष्ट व्याख्या किसने की है। तो थॉमस हॉब्स क्या है सबसे पहले संप्रभुता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक इसकी जो स्पष्ट व्याख्या है वो की है जॉन ऑस्टिन ने। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये आंसर क्या है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग रहेगी। सेकंड क्वेश्चन है एकलवादी मोनिस्टिक संप्रभुता को ऐतिहासिक विविधताओं का परिणाम किसने बताया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेराल्ड जे लास्की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक विचार के रूप में संप्रभुता किससे संबंध है। तो ए विधिशास्त्र जूरिस्प्रूडेंस, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है संप्रभुता के विचार के निष्कासन एक्सपल्सन के राजनीतिक विज्ञान की स्थायी सेवा होने का अभिमत किस ग्रंथ में प्रतिपादित हुआ है। तो एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो कि हेराल्ड जेलास्की की बुक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑस्टिन के वैधानिक संप्रभुता सिद्धांत से आगे चलकर कौन सा विचार उद्भूत या एमर्ज हुआ है। तो संसदीय संप्रभुता, एकात्मक राष्ट्रवाद, सर्वाधिकारवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संविधान की सर्वोच्चता इससे एमर्ज हुई ऑस्टिन के वैधानिक संप्रभुता सिद्धांत से। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है शासन पर 2 निबंध टू ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट, तो ये किसकी रचना है। तो ये है जॉन लॉक की। ठीक है, 6 का जो राइट आंसर है वो है बी। लॉक के अनुसार सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्टैक्ट का उद्देश्य क्या था। तो उनकी जो सामाजिक समझौता का उद्देश्य था वो था प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। जॉन लॉक क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में भी क्या है लोगों को प्राकृतिक अधिकार थे, जो कि 3 प्रकार के होता थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। तो इसी के लिए, इसी की सुरक्षा के लिए वो क्या है सामाजिक समझौते की बात करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 1588 में मेरी माँ ने जुड़वा बच्चे ट्विंस को जन्म दिया, मुझे और भय को। हॉब्स का यह कथन किस बात की ओर इंगित करता है। तो यहाँ 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। ए है तत्कालीन इंग्लैंड की स्थिति के बारे में, तो ये बिल्कुल सही है कि उस टाइम क्या है इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था 1588 में, जब हॉब्स का जन्म होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर दिया है वो है बी प्राकृतिक अवस्था का जीवन। भले ही वो बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था का जो जीवन है वो क्या था कि जो शक्तिशाली है वे क्या है जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका शोषण करते थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन ए राइट होना था, क्योंकि उसने बोला कि मेरी माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया, क्योंकि उस टाइम क्या है गृह युद्ध चल रहा था इंग्लैंड में, और समय से पहले ही क्या है उस वजह से हॉब्स का जन्म होता है। तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बी है, लेकिन इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पारस्परिक संबंधों की स्थिति थी। तो उस टाइम क्या थी प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक की दूसरे से युद्ध में संलग्नता रहती थी। ठीक है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली कहावत उस समय थी। जो ज़्यादा शक्तिशाली था तो उसे जो कमज़ोर था वो उसका शोषण करता था। तो सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 है प्रकृति की और प्रत्यावर्तन बैक टू नेचर के रूसो के आग्रह का अभिप्राय क्या था। तो आदिम जीवन की ओर लौटना, तो नहीं,
ये रूसो नहीं बात करते इसकी। प्रकृति के सानिध्य में जीवन यापन, तो ये कहीं ना कहीं सही भी है। मनुष्य के सहज आवेगों का अदमन और अनफेटर्ड लाइफ, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी, मनुष्य के सहज आवेगों का अदमन। तो इसी को इन्होंने क्या है बैक टू नेचर के रूप में देखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य कैसा था? तो वो बोलते थे वो क्या है, सभ्य, बर्बर, नोबल, सेविज था। ठीक है, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक यूरोपीय राजनीतिक दर्शन में इस विचार का प्रतिपादन किसने किया कि प्रत्येक व्यक्ति उतनी ही भूमि का स्वामी हो जितनी पर वह स्वयं खेती कर सकता है। तो जो संपत्ति के अधिकार की जो लॉ की बात करता है, जीवन स्वतंत्रता संपत्ति, तो उसमें वो बोलते हैं कि व्यक्ति को क्या है, जितनी ज़रूरत है वो उतनी खेती करे। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा क्या है वो खेती ना करे। तो संपत्ति के अधिकार के उसमें बात करता है जॉन लॉक। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त संबंध किनशिप से समाज का निर्माण होता है और समाज राज्य को जन्म देता है। राज्य की उद्भव विषयक यह मान्यता किसकी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर की, इसका राइट आंसर है। 14 है, राज्य को मनुष्य की दुर्बलताओं के प्रति रियायत साधने वाली विचारधारा कौन सी है? तो वे है ए, व्यक्तिवाद। ठीक है, 14 का जो राइट आंसर है इंडिविजुअलिज्म। 15 है, व्यक्तिवाद के यद भाव्यम खुली प्रतियोगिता लेजिस्फेयर का अभिप्राय क्या है? तो लेजिस्फेयर का अभिप्राय है राज्य के नियंत्रण का निषेध। तो जो भी व्यक्तिवादी है वो बोलते हैं कि राज्य का व्यक्ति के कार्य पे क्या है, कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। तो जे.एस. मिल, ठीक है, तो ये सब क्या है, बर्लिन, आइजा बर्लिन, ठीक है, एडम स्मिथ, तो ये सब क्या है, नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक है, या आप उसे व्यक्तिवादी भी कह सकते हैं। 16 है, लोक कल्याणकारी राज्य के विचार के उद्भव के मूल में क्या बात थी? तो इसका जो राइट आंसर है 16 का वो है डी, लाल भीति, रेड फोबिया। तो 16 का राइट आंसर है डी। 17 है, आर्थिक समानता को एक वैज्ञानिक असंभावना किसने बताया? तो ये बताया ऑप्शन नंबर डी, काफका ने। 18 है, मार्क्सवादी व्याख्या के अनुसार समानता का अभिप्राय क्या है? तो अवसर की समानता, कानून के समक्ष सबकी समानता, विशेषाधिकार युक्त वर्ग की समाप्ति। डी है समान आर्थिक स्तर, तो बेस्ट ऑप्शन इसमें डी है। तो 18 का राइट आंसर है बी, डी। 19 है, किस देश के संविधान में अधिकारों को जोड़ने के लिए प्रथम संशोधन किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ने के लिए। 20 है, ग्रेट ब्रिटेन में महिला को मताधिकार किस वर्ष दिया गया था? तो 1928 में महिलाओं को क्या है, मत देने का अधिकार दिया गया था। 21 है, मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करने वाले अफ्रीकी नेता कौन थे? तो जो महात्मा गांधी के विचारधारा को फॉलो किया था, सत्य अहिंसा को किया था नेल्सन मंडेला ने। तो डी इसका राइट आंसर है। 22 है, सभी अधिकारों में अग्रण्य फोरमोस्ट अधिकार कौन सा है? तो स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति। तो इसमें सबसे जरूरी जो अधिकार है वो है जीवन का अधिकार। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 है, सही अर्थों में न्याय को सामाजिक संस्था का प्रथम गुण माना जाना चाहिए, यह अभिमत किसका है? तो ये है जॉन डॉल्स का। ठीक है, तो 23 का जो राइट आंसर है वो है सी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? तो अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। 26 है, लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो आर्थिक समृद्धि ये भी जरूरी है, चुनाव भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है लोकतंत्र की सफलता के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है जागरूक जनता। ठीक है, जब जागरूक जनता होगी तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये इसी के अंदर समाहित होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है 26 का। 27 है, कौन सा युद्ध लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ा गया था? तो 27 का जो राइट आंसर है वो है डी, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, जो कि 1939 से 45 तक चलता है। तो ये भी आपने याद रखना है। लोकतंत्र की नींव का पहला पत्थर है, तो वे है ए, व्यक्ति की गरिमा। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है ए।
व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, जनता में विश्वास। तो ए इसका राइट आंसर है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 1972 ईस्वी तक महिला को मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो हम बात कर रहे थे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ होती है, स्विट्जरलैंड में, लेकिन 1972 तक वहाँ क्या है, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं था। तो 1972 के बाद उन्हें क्या है, मत देने का अधिकार दिया गया महिलाओं को। तो बी इसका राइट आंसर है। 30 है, लोकमत पब्लिक ओपिनियन की आत्मा है। तो उसकी आत्मा होती है पब्लिक वेलफेयर की भावना में, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। 31 है, लोकमत समाज की मूल व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रक्षक माना जाता है, क्योंकि तो जन कल्याण इसका जो मोटिव होता है वो होता है जन कल्याण, लक्ष्याभिमुख होता है, ठीक है। जन कल्याण करना लोकमत का काम होता है। 32 है, लोगों को अपने पक्ष में करने हेतु तानाशाही द्वारा कौन सा हथकंडा अपनाया जाता है। तो वो अपनाया जाता है विरोधियों का दमन। तो धुआंधार प्रचार भी होता है, जन रुचि के कार्य तो नहीं करते ये, ठीक है, तानाशाही। लोकमत का छल योजन तो ये भी करते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है विरोधियों का दमन करके क्या है, वो तानाशाही स्थापित करते हैं। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डेविड एप्टर के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा संपादित नहीं होता है। तो ए केंद्रीय नियंत्रण ये नहीं होता है, बाकी गंतव्य निर्धारण, संस्थात्मक साम्य, जनमत अभियंत्र तो ये सभी होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। 34 है, सत्ता परिवर्तन के बाद किस देश की व्यवस्थापिका को पुनः उसका पुराना नाम दिया गया। तो रूस को, सी इसका राइट आंसर है। 35 है, वह कौन सी मत प्रणाली है जिसमें प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता है जितने सदस्य किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने हैं। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है सी, एकीकृत भूत मत प्रणाली। थर्टी सिक्स है, दबाव समूह से लॉबी इस अर्थ से भिन्न होता है। तो दबाव समूह में जो लॉबी है वो अलग होती है इससे, तो किस संबंध में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कार्य क्षेत्र विधायकों तक सीमित होता है। तो जो लॉबिंग का काम होता है वो होता है विधायकों को, जो विधायक होते हैं उसको उसके ऊपर प्रेशर बनाना, ताकि वो प्रेशर ग्रुप के हित में कानून बनाए। तो सी इसका राइट आंसर है। 37 है, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी क्या कार्य करती है। तो नीति निर्धारण, तो ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का काम होता है। नीतियों का क्रियान्वयन, तो ये ब्यूरोक्रेसी का कार्य होता है। विकास योजनाएं का निर्माण, तो ये भी विधान पालिका का कार्य होता है। जन कल्याण करना भी सरकार का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, नीतियों का क्रियान्वयन करना नौकरशाही का कार्य होता है। 38 है, नौकरशाही का सांगोपांग अध्ययन करने का श्रेय किसे जाता है। तो वो जाता है मैक्स वेबर को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है, यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ पर आपके विचार स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करूँगा। तो ये है वोल्टेयर का कथन। तो वोल्टेयर ये कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 39 का। 40 है, समाचार पत्रों के लिए समाचार जुटाना किसका दायित्व होता है। तो ये होता है संवाददाता का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नवीन व पुरातन उदारवाद में अप्रतिहत रूप से प्रभावित विचार बिंदु क्या है। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है मानववाद, बी। 42 है, 19वीं सदी के उदारवाद का मूल मंत्र क्रक्स क्या था। तो वो था लेजिस्फेयर, ठीक है, खुली प्रतियोगिता। तो 19वीं सदी में क्या है, खुली प्रतियोगिता में क्रक्स था, मूल मंत्र था उदारवाद का। 43 है, मार्क्सवाद के अनुसार परिवार की संस्थागत प्रकृति क्या है। तो वो है आदिम, प्रिमिटिव स्टेज, ठीक है। 44 है, पूंजीवाद के गढ़ में से पूंजीवाद को उड़ा देने वाले बारूद को खोज निकालने का दावा मार्क्स ने किस संदर्भ में किया था। तो इसका जो राइट आंसर है 44 का वो है सी, पूंजीवाद के अंतर्निहित विरोधाभास। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जब पूंजीवाद की जो अंतिम अवस्था होगी, ठीक है, जिसमें क्या होगा, वैधता का संकट होगा, तो हैबरमॉस भी लेजिटिमेसी
वैधता की संकट की बात करते हैं, लेजिटिमेसी क्राइसिस की बात करते हैं, तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि पूंजीवाद में क्या है, उसी के अंदर ही क्या है अंतर विरोध हो जाएगा, क्योंकि जब वैधता का संकट हो जाएगा कि छोटे छोटे संगठन या गुटों में क्या है शक्ति केंद्रित हो जाएगी, तो उस स्थिति में क्या है पूंजीवाद का विनाश हो जाएगा। तो उस स्थिति को वो कहते हैं कि क्या है पूंजीवाद के गढ़ में से पूंजीवाद को उड़ा देने वाले बारूद को खोज निकालने का दावा मार्क्स ने किस संदर्भ में किया था, कि पूंजीवाद के अंदर ही क्या है उसको ख़त्म करने के बीज है। तो सी इसका राइट आंसर है, पूंजीवाद के अंतर्निहित विरोधाभास। तो 45 है, संसार के मजदूर एक हो जाओ, यह आह्वान किसका है, तो ये कार्ल मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि मजदूर के पास क्या है, खोने के लिए सिर्फ हाथ और पैर की बेड़िया है और पाने के लिए पूरा संसार है। तो ये कार्ल मार्क्स की कोटेशन है। 46 है, अपनी वैचारिक अस्पष्टता के बावजूद फासिस्ट दल ने जिस बात का दो टूक शब्दों में वादा किया है वो थी, तो इटली के प्रभाव का विस्तार करना। ठीक है, अभी इसका राइट आंसर है 47 है, फांसीवादी दल का संस्थापक कौन था, तो वो था सी, मुसोलिनी। ठीक है, 47 का जो राइट आंसर है वो है सी, जो नाजीवादी दल है उसका था एडोल्फ हिटलर। तो ये भी आपने याद रखना है। 48 है, फांसीवादी राज्य की प्रकृति क्या थी, तो फांसीवादी राज्य की प्रकृति क्या थी, कॉरपोरेट स्टेट की स्थापना करना। ठीक है, यहाँ आपने तानाशाही इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो सी इसका राइट आंसर है, निगम राज्य की स्थापना करना, वो इसकी राज्य की प्रकृति थी। 49 है, यहाँ तक कि जब फांसीवादी जो लोगों ने है वो जो घर का अपने जो पूंजी थी, जमा पूंजी थी, सोना आदि भी क्या है दान कर दिया था स्टेट को, या ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, तो उसकी जो प्रकृति है वो है निगम राज्य की, सी इसका राइट आंसर है। 49 है, बेंथम द्वारा प्रतिपादित पैनोप्टिकॉन योजना का संबंध किस बात से था, तो उनका था डी, सजावताओं की निगरानी व नियंत्रण। तो 49 का राइट आंसर है डी। 50 है, बेंथम के राजनीतिक चिंतन की इमारत किस विचार पर टिकी हुई है, तो वे टिकी है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। 51 है, किस स्थिति में बेंथम ने राज्य का विरोध करना उचित ठहराया है, तो बेंथम बोलते हैं कि विरोध करने से सतत आज्ञाकारिता की तुलना में कम दुख होगा, तो उस स्थिति में क्या है आप राज्य का भी विरोध कर सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। राज्य द्वारा अधिकारों का हनन, तो वो बात करते हैं कि यदि व्यक्ति के सुख के लिए अगर राज्य आपके किसी भी प्रकार के अधिकार का हनन करता है, तो आपने क्या है उसका विरोध नहीं करना है। राज्य के आदेश सामान्य बुद्धि के विपरीत भी हो सकते हैं। ठीक है, मनुष्य की जो सामान्य बुद्धि है उसके विपरीत भी हो सकते हैं, लेकिन उसका मेन मोटिव होगा व्यक्ति के सुख को अधिक से अधिक करना, और आदेश नैतिकता के विपरीत भी हो सकते हैं। तो लेकिन उसने विरोध के बारे में बोला कि विरोध तभी उचित होगा जब क्या है दुख कम होगा और सुख होने के चांस ज़्यादा होंगे, तो या फिर आपके जो विरोध करने से सतत आज्ञाकारिता की तुलना में कम दुख होगा, तो इस सिचुएशन में आप क्या है स्टेट का विरोध भी कर सकते हैं। तो 51 का जो राइट आंसर है वो है सी। 52 है, जे एस मिल के अनुसार स्वतंत्रता का महत्व किस तथ्य में निहित है, तो 52 का जो राइट आंसर है वो है व्यक्तित्व का विकास। तो जे एस मिल क्या है इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर है। ठीक है, व्यक्तिवादी थिंकर है, तो बी इसका राइट आंसर है। 53 है, कौन से आदर्शवादी चिंतक ने विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट उपाधि प्रदान करते समय दर्शन शास्त्र में फिसडी करार दिए जाने के बावजूद इस विषय के आचार्य के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की है, तो वे थे टी.एच. ग्रीन। ठीक है, तो टी.एच. ग्रीन की एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। ठीक है, तो और एक और बोलते हैं कि जो सार्वजनिक रूप से किए जा सकने वाले कार्य है उसे उन्होंने स्वतंत्रता कहा है, तो ये पॉजिटिव लिबर्टी से जुड़े हुए थे, तो ये भी आपने याद रखना है टी.एच. ग्रीन के संबंध में। 54 है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है, तो इस मान्यता का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये बात करते हैं हीगल। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। 55 है, गांधी जी द्वारा संचालित कौन से आंदोलन को एक आलोचक ने अराजकता का व्याकरण ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है, तो
तो वो कहा है असहयोग आंदोलन को, जो कि उन्होंने 1920 में शुरू किया था और 1922 में इसे वापस लिया था, जब चोरा चोरी नामक स्थान पर क्या है एक घटना होती है, तो हिंसक घटना के कारण इन्होंने क्या है वापस ले लिया, तो इसे इन्होंने क्या है अराजकता का व्याकरण कहा। तो 55 का जो राइट आंसर है वो है डी। 56 है समाज से असमानता के निवारण हेतु गांधीवादी उपाय क्या है। तो असमानता, समाज से असमानता को ख़त्म करने के लिए गांधी क्या है ट्रस्टशिप थ्योरी देते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि उसमें पूंजीपति जो होंगे, ठीक है, जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो उसके बाद का जो धन है वो क्या है वो गरीब में बांट देंगे या जन कल्याण में वो लगा देंगे। तो ये गांधी जी की ट्रस्टशिप थ्योरी है। तो 56 का राइट आंसर है सी। 57 है अलिखित संविधान अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसे उसे कहते हैं जो जो क्या है है पूर्णतः अलिखित हो, तो नहीं ऐसा नहीं है। अंशतः अलिखित हो, तो ये भी गलत है। इतिहास की देन हो, तो जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है परंपराओं पर निर्भर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे हम क्या है अलिखित संविधान कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है 57 का। 58 है संविधान को राज्य का आधारभूत कानून माना जाता है क्योंकि, तो यह सत्ता का स्रोत होता है, ठीक है, तो इसीलिए क्या है हम संविधान को राज्य का आधारभूत कानून मानते हैं। ए है उसमें सभी कानूनों का समावेश होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। कोई कानून उसके विपरीत नहीं बनाया जा सकता, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यह जन इच्छा को प्रतिबिंबित करता है, तो ये भी सही है, लेकिन इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है यह सत्ता का स्रोत होता है, इसलिए क्या है संविधान राज्य का आधारभूत कानून माना जाता है। 59 है मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपाय में निम्नलिखित में से किसका समावेश नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ये संबंधित है, लेकिन महाभियोग ये इससे संबंधित नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 है भारत के संसदीय प्रजातंत्र का व्यवहार में कौन मुखिया है। तो व्यवहार में क्या है संसदीय शासन प्रणाली का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और क्योंकि इसके पास वास्तविक शक्ति होती है, तो बी इसका राइट आंसर है। 61 है संसदीय विशेषाधिकार प्रिविलेजेस से क्या अभिप्राय है। तो सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार जो होते हैं, जो कि आर्टिकल 105 के तहत दिए जाते हैं, तो उसमें क्या है सांसदों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, तो सी इसका राइट आंसर है। 62 है कूका आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से था। तो ये था पंजाब राज्य में ये हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 63 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी इसका राइट आंसर है। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। 64 है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह मंत्र किसने दिया था। तो लोकमान्य तिलक का ये विचार है। 65 है मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन है। तो वे है नवाब सलीम उल्लाह खान, जी इसका राइट आंसर है। 66 है साइमन कमीशन रिपोर्ट का उत्तर कांग्रेस ने किस रूप में दिया। तो वे दिया था नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला कि भारत का संविधान कैसा होगा, तो उसमें मेन जो फीचर है वो उसमें बताई गई थी, तो सी इसका राइट आंसर है। 67 है द्वैध शासन दायर की किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन प्रणाली व्यवस्था की बात की गई थी। 67 का डी राइट आंसर है। 68 है भारतीय नवोत्थान से जुड़ी किस संस्था का शताब्दी समारोह 1997 में मनाया गया। तो वो मनाया गया रामकृष्ण मिशन, तो इसकी जो स्थापना है वो की थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। तो रामकृष्ण क्या थे, उनके राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। तो आर्य समाज से की स्थापना की थी राजा राममोहन राय, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे एनी बेसेंट, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। 69 है वंदे मातरम घोष को राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बंग भंग आंदोलन, तो बी इसका राइट आंसर है। 70 है गद्दर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में इसकी स्थापना होती है। 1971 है भारतीय संघीय व्यवस्था को प्रोफेसर वेयर ने अर्धसंघीय क्वासी फेडरल व्यवस्था की संज्ञा दी क्योंकि तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, शक्ति विभाजन में केंद्र का पलड़ा भारी होता है, इसलिए क्या है वो भारतीय संघीय व्यवस्था को क्या है क्वासी फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है
या पूछा जाता है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि शक्ति के संबंध में क्या है, केंद्र राज्य से ज़्यादा शक्तिशाली है। 72 है SR बोमई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राज्यों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 72 का जो राइट आंसर है वो है डी, संसद द्वारा पुष्टि बिना राज्य विधानमंडल भंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। 73 है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 76 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। 74 है राज्य के निहित निर्देशक तत्व संविधान के कौन से हिस्से में वर्णित है, तो भाग 4 में। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक इसकी व्यवस्था की गई है। 75 है भाषाई आधार पर एक पृथक राज्य का दर्जा सर्वप्रथम किसे मिला, तो मिला था आंध्र प्रदेश। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। 76 है संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंतर्गत मिला है, तो संविधान में संशोधन आप आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकालीन के बारे में बताता है। हाँ, 77 है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र देता है। 78 है संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, तो ये इसका राइट आंसर है। 79 है संविधान के कौन से भाग में राज्य से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई थी, तो 7वीं अनुसूची में भी पंचायती राज का वर्णन मिलता है, निर्देशक तत्वों में भी और अनुच्छेद 40 में भी, लेकिन प्रिम्बल में किसी भी प्रकार का इसका वर्णन नहीं है। वहाँ क्या है, कम्प्लीटली उपेक्षा की गई है, इसकी इग्नोरेंस किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 80 है निम्नलिखित में से किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है, तो उपराष्ट्रपति को संसद की स्वीकृति के द्वारा हटाया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लेकिन महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को क्या है संसद की द्वारा नहीं हटाया जाता। 81 है राज्यसभा में किसी मुद्दे पर सरकार के हार जाने का क्या परिणाम होता है, तो सरकार का त्यागपत्र तो नहीं। राज्यसभा में अगर किसी मुद्दे पर सरकार हार जाती तो सरकार अपना त्यागपत्र नहीं देती, नए चुनाव भी नहीं होते, संसद का संयुक्त अधिवेशन भी नहीं होता, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ठीक है, 82 है संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपल कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो 82 का जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर से, सी इसका राइट आंसर है। 83 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। 83 का जो राइट आंसर है वो है सी, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 है संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने पर उसके पास क्या विकल्प बचता है, तो राष्ट्रपति क्या है उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, ना तो वो पुनर्विचार के लिए उसे भेज सकता है, ना वित्त विधेयक के विरुद्ध वो वीटो कर सकता है, ना ही संसदीय समिति को वो भेज सकता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि उसको सिग्नेचर करे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 है निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट से कौन सा मूल अधिकार प्रभावित होता है, तो वो होता है जीवन का अधिकार, सी इसका राइट आंसर है। 86 है उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या संबद्ध राज्य की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है, तो यहाँ राज्य के संबंध में पूछा गया है, तो राज्यपाल, तो सी इसका राइट आंसर है। 87 है महात्मा गांधी के लिए अधनंगा फकीर हाफ नेक्ड फकीर शब्दों का प्रयोग किसने किया था, तो वे क्या था विंस्टन चर्चिल ने, तो ये इसका राइट आंसर है। 88 है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने दी, तो वे दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 89 है किस सत्याग्रह के पश्चात महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था, तो दांडी मार्च जो क्या था 1930 में, तो उसके बाद क्या है उन्होंने हमेशा के लिए क्या है साबरमती आश्रम को छोड़ दिया था, तो सी इसका राइट आंसर है। 90 है पृथक निर्वाचन पर कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति किस व्यवस्था के अंतर्गत दी थी, तो 90 का जो राइट आंसर है वो है सी लखनऊ समझौता।
91 है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1934 को। 92 है भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अरबिंदो घोष को। ठीक है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है भारत के श्री अरबिंदो घोष को, तो ये इसका राइट आंसर है। 93 है खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था, तो वह था टर्की की खलीफा का जो पद था उसके संबंध में भारत में खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था 1919 में। ठीक है। 94 है पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कब किया था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 के बाद क्या है, पूर्ण स्वराज की बात की थी कांग्रेस ने। 95 है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 को। 96 है लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के निर्वासन काल में कहाँ रखा गया था, तो मांडले जेल में रखा गया था। पोर्ट ब्लेयर में रखा गया था बीडी सावरकर को, तो सी इसका राइट आंसर है। 97 है कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने वाली विदेशी महिला कौन थी, तो प्रथम विदेशी महिला थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, तो ये इसका राइट आंसर है। 98 है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है, तो ये थी मोहम्मद इकबाल की, बी इसका राइट आंसर है। 99 है स्वराज दल की स्थापना किस मुद्दे को लेकर हुई, वह मुद्दा था, तो वह था काउंसिल प्रवेश का, बी इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है 100 पंचायती राज सम्मिलित है, तो पंचायती राज का है राज्य सूची में सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया 100 क्वेश्चन पीजीटी के पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए क्या है आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्या है पीजीटी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और पीएचडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।